जिम्मेदारी ली है कि जाट समाज के जो टैलेंटेड विद्यार्थी हैं, प्रतिभाशाली हैं, प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा रखते हैं, उनको यहाँ जो है एक प्लेटफार्म दिया जाए और उनका बहुत नॉमिनल खर्च पर उनको जो है प्रशासन के लिए तैयारी के लिए उनको मौका दिया जाए। पहले तो ये विचार था कि विद्यार्थियों से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाए, लेकिन एक साल चलाने के बाद में ये सामने आया कि फ्री की एजुकेशन को विद्यार्थी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। जब इच्छा हो गई आ गए और जब इच्छा हो गई नहीं आए, तो इसलिए महसूस किया गया कुछ जिम्मेदारी ली जाए इन पर, ताकि वो महसूस करें कि हमारा कुछ पैसा खर्च हो रहा है, तो वो जो है वो इस जिम्मेदारी को महसूस करें और सीरियसली जो है वो प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी को लें। इसलिए अभी बहुत नॉमिनल रेट पर जहाँ बाहर के संस्थान जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराते हैं, करीब 1 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक फीस लेते हैं, वहाँ तेजा फाउंडेशन बहुत ही नॉमिनल फीस पे करीब 20,000 के आसपास जो कि अध्यापक क्लासेज लेते हैं उनका खर्चा निकल जाए। उसके आधार पर वो भी पूरा नहीं निकलता, समाज उसमें मदद करता है ताकि उनको हर प्रकार की जो है वो अच्छे शिक्षकों के द्वारा जो है उनको प्रशासन की तैयारी कराई जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है जो तेजा फाउंडेशन ने अपने हाथ में ले रखा है, वो ये है कि जाट समाज का इतिहास का संकलन किया जाए और उसको प्रकाशित किया जाए। क्योंकि भारत के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया है इतिहास के निर्माण में, तो वो जाट समाज ने दिया है। लेकिन दुखद स्थिति अभी तक ये रही है कि जाट समाज के इतिहास का जो कंट्रीब्यूशन है उनका कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। उसके पीछे 2 दृष्टि रही है। एक तो ये रही कि जाट समाज को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, जागीरदारों का शासन था, जागीरदार लोग कहते थे कि जाटों को खेती करनी है, उनको शिक्षा की तरफ जाना ही नहीं देते थे, तो इस वजह से वो पढ़ नहीं पाए और इस वजह से वो अपना इतिहास स्वयं नहीं लिख पाए। और दूसरा जो इतिहास लेखक के जो लोग थे, उन्होंने जाट समाज के इतिहास को लिखने की आवश्यकता नहीं समझी और उसका परिणाम ये रहा कि सबसे ज़्यादा जाट समाज का योगदान होते हुए भी इतिहास में उनको स्थान नहीं मिला। अब जाट समाज में बहुत सारी चेतना पैदा हुई है, बहुत सारे जाट समाज में विद्वान लोग हैं, कुछ इतिहासकार हैं जो इस दिशा में अपना काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान के जाट समाज के इतिहास का पिछले 20 सालों पे काफ़ी कुछ काम हुआ है। हमारे यहाँ काउंटर लगे हुए हैं, राजस्थान के जाट समाज के इतिहास पर बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार उस स्टॉल को जा कर के देखें ज़रूर, ताकि आपको, चूँकि आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, आप समाज को दिशा देते हैं, समाज आपसे अपेक्षा करता है, तो आप एक बार उस स्टॉल को देखें ताकि आप में भी एक जिज्ञासा पैदा हो कि ये जो इतिहास का संकलन हो रहा है उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण काम जो तेजा फाउंडेशन ने अपने हाथ में ले रखा है वो खासतौर से सामाजिक सरोकार से संबंधित है। और वो हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं जिसमें अनावश्यक रूप से पैसा खर्च होता है और जिसकी वजह से बहुत सारे परिवार जो है गरीबी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। खासतौर मृत्यु भोज का बार बार उल्लेख होता है, दहेज प्रथा की बात है, बाल विवाह की बात है जो अभी कम हो रही है। अनेक बार जाट समाज ने निर्णय लिए इनके खिलाफ में। बहुत पहले से, देश की आज़ादी के पहले से मारवाड़ किसान सभा ने ये निर्णय लिया। उधर बीकानेर की तरफ बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। स्वामी केशवानंद जी तो उसके खिलाफ में घर घर तक जाकर के वो प्रचार करते रहे, लेकिन आज तक ये प्रथा समाप्त नहीं हुई है। हमें एक बार जागृति पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक कि समाज जो है उस दिशा की तरफ, जागृति की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये सामाजिक कुरीतियाँ जो है वो समाप्त होनी बड़ी मुश्किल है। कुछ लोग जब अपने ऊपर आते हैं तो वो अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं और उसके ऊपर बढ़ चढ़ करके खर्च करते हैं। हमारे यहाँ मारवाड़ में और नागौर में ये तय किया गया था, भाई हम जो है तिलक में जब बच्चे का दस्तूर करते हैं तो 1 रुपया देंगे और 1 रुपये ही लेंगे। और ये परंपरा कुछ देर तक चली,
और जब कुछ आगे बढ़ी और जो पैसे वाले लोग हैं उन तक ये पहुंची, तो उन्होंने दस्तूर में तो 1 रुपया दिया, लेकिन जब बच्चे ने ससुर के पैर छुए तो उन्होंने 1 लाख रुपया दे दिया। तो कहने का मतलब है कि वो डाइवर्ट हो गई। तो ये जो सामाजिक जो ये कुछ हमारे समाज में प्रचलित कुरीतियाँ हैं, उसके ऊपर तेजा फाउंडेशन भी जागृति का काम करने की कोशिश करता है। एक उनमें ऐसी जागृति पैदा की जाए जिससे धीरे धीरे ये सामाजिक प्रथाएं जो है जिस पर अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है वो समाप्त हो जाए। और इसके साथ में बच्चों को काउंसलिंग कराने का भी हम प्रयास करते हैं। बड़ी संख्या में हम जो काउंसलर हैं उनको आमंत्रित करते हैं, बच्चा क्या चाहता है, ताकि उनको दिशा मिले और दशा, और ताकि वो बच्चा आगे बढ़ सके। अब जो महत्वपूर्ण बात है जिसका मैंने पहले भी आपसे उल्लेख किया है कि हम ये चाहते हैं, क्योंकि शिक्षक जो है वो देश का निर्माण करता है, शिक्षक का विश्वास करते हैं। गांव में ये मुख्य रूप से प्रचलित बात है कि वो ये बातें हैं कि अध्यापक ने कह दिया वो सत्य है, तो उनका एक सम्मान है, उनका एक आदर है, वो समाज को निर्मित करते हैं। इसलिए ये विचार किया तेजा फाउंडेशन में कि हम लोग एक साथ एकत्रित हों, एक मंच पे अपनी बात रखें, हम आपस में मिलकर के अपने शक्ति को महसूस करें। और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आने वाली है। शिक्षा के मामले में सबसे बड़ा जो प्रश्न है, मैं 2 बातें कह करके, क्योंकि लंबा नहीं हो जाए इसलिए अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए बात करूँगा। एक तो ये कि जो ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुई है, उन्होंने शिक्षा के व्यवसाय पर बहुत बुरा असर डाला है। इसमें एक अध्यापक लाखों विद्यार्थियों को एक साथ अध्ययन करा सकता है, न उसमें स्कूल की ज़रूरत है, न बिल्डिंग की ज़रूरत है, न और किसी की ज़रूरत है। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, शिक्षा के सामने। ये जो ऑनलाइन शिक्षा हो रही है उसमें शिक्षक वर्ग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होने वाला है, इसलिए इसके ऊपर भी थोड़ा मनन और विचार करने की ज़रूरत है। दूसरा जो मैं आपके को सबसे ज़्यादा जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो ये कि अब धीरे धीरे जो सरकारी सेवाएं समाप्त हो रही है, ऐसी स्थिति में हमें विचार करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को किस दिशा की तरफ आगे बढ़ाएं। और उसके लिए मेरा आग्रह है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी डॉक्टर रविंद्र जी से जब बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि मेरे दादाजी अफसर थे, अफसर रहे तब तो ठीक रहा, लेकिन मेरे पिताजी को उन अफसर का कोई लाभ नहीं मिला। उन्होंने अपना जीवन जो है प्रारंभ से शुरू किया, मेहनत की, मेहनत करके IAS अधिकारी बने। जब वो IAS अधिकारी बन गए तो मुझे उसका कोई लाभ नहीं मिला। मैंने फिर मेहनत की और फिर मेहनत करके मैं डॉक्टर बना। तो और जबकि देखा वणियों में ये देखा गया है कि जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है वो बच्चा पैदा होता ही जो है उसका मालिक हो जाता है। अभी रिसेंटली ये जो आपके मुकेश अंबानी का उदाहरण है, उनके 2 बच्चे और 1 लड़की है, आकाश और अनंत और वो ईशा। उनको उन्होंने अपने बिजनेस का अभी से MD बना दिया है। अनंत की कल परसों सगाई हुई है और वो जितना भी टेलीकम्युनिकेशन जितना भी 5G है उन सब का वो मालिक बना है, MD बना है। इधर जो आकाश है वो जितना पेट्रोकेमिकल है, अभी उनकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन वो MD है। ईशा जो जियो मार्ट का जितना भी जो रिटेल शॉप है, रिटेल बिजनेस है, वो उसकी MD बनी है। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि हमें इस दिशा की तरफ सोचना पड़ेगा कि जो पिता मेहनत करता है उसका फल जो है वो उनके बच्चों को मिले, और वो तभी मिलेगा जबकि आप कोई ऐसी व्यवस्था एस्टेब्लिश करें, ऐसा संस्थान बनाएं, ताकि आपके बाद में जब आपका बच्चा तैयार हो तो वो उसके स्थान ले सके। इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इशू है। खेती का धंधा धीरे धीरे जो है वो चौपट होता जा रहा है, घाटे का सौदा भी है और बढ़ता बढ़ता बहुत थोड़ी ज़मीनें रह गई है। तो हमारे समाज के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें किस दिशा की तरफ बढ़ना है। मेरा तो ये आग्रह है कि अब समय आ गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यापार एक ऐसा रास्ता है जो हमें और हमारे समाज को समृद्धि की ओर ले जा सकता है। संसार में जितने भी धनवान लोग आपको दिखाई देंगे, उनका एक और एकमात्र रास्ता जो है धनवान बनने का है, वो व्यापार है। तो हमें इस दिशा की तरफ भी सोचने और विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा काम आपको
आपका स्वागत करना था, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ अनावश्यक